भाई भाई वो रोती हुई कमरे में अंदर आई थी। अजलान हाशमी ने मुड़कर अपनी बहन को देखा। वही बहन जिसकी आंखों में उसने कभी आंसू भी नहीं आने दिए थे, लेकिन आज वो बेकाबू होकर रो रही थी। वो सीधा आकर अपने भाई के गले लग गई। क्या हुआ अनम, क्यों रो रही हो बच्चा? वो उसके आंसू पोंछते हुए फिक्र से पूछने लगा। भाई, वो ऐसा कैसे कर सकते हैं? वो मेरे साथ बेवफाई क्यों कर रहे हैं? मैंने तो हमेशा वफा की, फिर वो मेरे साथ बेवफाई क्यों कर रहे हैं? अनम आंसू भरी आंखों से अजलान को देखकर पूछ रही थी। अफवाम, उसने क्या किया? अजलान की वोहें सिकुड़ गई थीं। वो दूसरी शादी कर रहे हैं भाई। अनम फूट फूट कर रो पड़ी। अजलान पर तो जैसे पहाड़ टूट पड़े थे। उसे यकीन ही नहीं आया अफ़वाम, जो अनम से जान से ज्यादा प्यार करता था, अचानक वो दूसरी शादी कैसे कर सकता है? अनम, ये नामुमकिन है। वो तुमसे प्यार करता है तो किसी और से शादी कैसे कर सकता है? भाई, मुझे भी यकीन था, अंधा यकीन था उन पर। इतने सबूत मिले लेकिन मेरा भरोसा नहीं टूटा। पर अब अफमान ने खुद कहा है वो दूसरी शादी करना चाहता है। वो उस लड़की को पसंद करता है। कौन है वो लड़की? अजलान की नसें तन गई थीं। आंखों में गुस्सा साफ दिख रहा था। उसकी पर्सनल सेक्रेटरी, हानिया। हानिया का नाम सुनते ही जैसे अजलान के दिल को किसी ने चाकू से चीर दिया हो। क्या ये वही हानिया थी? इधर देखो मेरी तरफ। घर जाओ और रिलैक्स रहो, कुछ नहीं होगा मेरे होते हुए। अफवाह, मेरी बहन पर कोई दूसरी औरत नहीं ला सकता। वो उसे यकीन दिलाते हुए बोला। भाई, वो किसी की नहीं सुनेंगे। उन्होंने तो कल से ही कह दिया है कि वो इस जुम्मे को उसके साथ निकाह करेंगे। भाई, मेरी बच्ची का क्या कसूर? वो तो अभी इतनी छोटी है, उसे तो बाप का प्यार भी ठीक से नहीं मिला और अब बाप दूर हो रहा है। अनम की बातें अजलान के दिल को अंदर तक चीर रही थीं। अनम, मेरी जान, मेरे बच्चे, भाई के होते हुए क्यों फिक्र कर रही हो? मैं हूं ना, सब ठीक कर दूंगा। वो उसके आंसू पोंछ कर उसे दिलासा देता हुआ और ड्राइवर के साथ घर भेज दिया। अब वो गहरी सोच में डूबा हुआ था। उसने मोबाइल उठाकर अपने खास आदमी को कॉल मिलाई। हानिया नाम की लड़की है, अफवाम कुरैशी की पर्सनल सेक्रेटरी। मुझे उसका पूरा बायोडाटा चाहिए, अगले 1 घंटे में। अजलान ने सख्त लहजे में कहा। आज संडे था, ऑफिस में काम कम था, इसलिए वो घर पर ही था और अपना समय बीजान के साथ बिता रहा था। माँ बाप की मौत के बाद बीजान ने ही दोनों भाई बहनों को संभाला था, उन्हें हद से ज्यादा प्यार दिया था। अजलान के लिए उनकी बहन ही सब कुछ थी। अनम हाशमी की शादी 2 साल पहले अफमाम कुरैशी से हुई थी। अनम और अफमाम एक दूसरे से प्यार करते थे। अनम अजलान से 4 साल छोटी थी, लेकिन उसकी शादी उसकी खुद की मर्जी से हुई थी। अफमाम और अजलान बहुत गहरे दोस्त थे और अजलान को अफमाम पर बहुत पूरा भरोसा था, इसलिए उसने अपनी नाजो पली बहन को उसके हवाले कर दिया। अफवाम ने भी अनम को सर आंखों पर बिठाया, इतना प्यार दिया कि अनम खुद को खुशकिस्मत समझने लगी थी। लेकिन क्या ये प्यार सिर्फ 2 साल का था? क्या 2 साल बाद ही अफवाम के दिल से अनम का प्यार खत्म हो गया? अजलान जितना सोचता जा रहा था, उसका गुस्सा उतना ही बढ़ता जा रहा था। वो बस इस बात का पता लगाना चाहता था कि वो लड़की कौन है जिसने उसकी बहन के घर को तोड़ने की कोशिश की। अम्मी, उठ जाइए, खाना खा लीजिए, फिर दवा भी लेनी है। हानिया ने अपनी बूढ़ी बीमार माँ को सहारा देकर उठाया, उन्हें जबरदस्ती खाना खिलाया और दवा दी। हानिया आज ऑफिस नहीं गई, वो हाफती सांसों के साथ पूछ रही थीं। अम्मा, आज रविवार है, आज ऑफिस की छुट्टी है। हानिया ने उनका बिस्तर ठीक करते हुए धीरे से कहा। वैसे तुम्हारा वो ऑफिस वाला बॉस जो उस दिन घर भी आया था, अल्लाह उसे उम्र लंबी दे, बहुत अच्छा इंसान है, वरना आजकल कौन किसी की इतनी परवाह करता है। जुबैदा बेगम सोचते हुए बोली। अम्मी, वो मुझसे शादी करना चाहता है। क्या कह रही हो हानिया?
कहाँ वो अमीरजादे और कहाँ हम। जुबैदा बेगम ने उलझकर कहा, अम्मी वो सब जानता है हमारे बारे में, हमारी गरीबी के बारे में, सब कुछ समझते हुए ही उसने मुझसे शादी का कहा है। और ये आज नहीं, बहुत पहले कहा था, पर मैंने ही मना कर दिया था। लेकिन कल मैंने उसे हाँ कर दी। अम्मी मैंने कुछ गलत तो नहीं किया? हानिया अपनी माँ के पास बैठते हुए घबराहट से पूछ रही थी। फैसला तो उसने कर लिया था, मगर दिल अभी भी डमाडोल था। बेटा, सोच समझ कर फैसला करना। अमीर लोगों को कुछ नहीं होता, उनका तो बाल भी वाका नहीं होता। हम गरीबों के पास तो बस इज्जत ही रहती है। जुबैदा बेगम ने दो बातों में उसे सब कुछ समझा दिया। जी अम्मी, लेकिन वो बहुत नेक और शरीफ आदमी है। उनकी शराफत की वजह से ही मैं शादी के लिए तैयार हुई हूँ। इस जुम्मे को निकाह करेंगे, ऐसा कह रहे थे। अम्मी उन्होंने कहा है कि वो आपका इलाज पूरा करवाएंगे। ये सुनकर जुबैदा बेगम एक पल को चुप हो गईं। हानिया, क्या तुम मेरी वजह से निकाह करने को तैयार हुई हो? बेटा ऐसा मत करो। जिंदगी और मौत तो अल्लाह के हाथ में है, जो लिखा है वही होगा। मुझे याद है तुमने कई साल पहले एक लड़के का नाम लिया था, जब तुम यूनिवर्सिटी में थी, और तुम्हारे पापा ने मना कर दिया था। तुम उससे प्यार करती थी ना? तो क्या? जुबैदा बेगम अनजाने में हानिया का पुराना जख्म छेड़ बैठी थी। उसकी आंखों में आंसू टूटकर हथेलियों पर गिर पड़े, लेकिन उसने चुपचाप पोंछ लिए। अम्मी वो बहुत पुरानी बात है, वो सब तो कब का खत्म हो गया। 3 साल हो गए हैं उस बात को, भूल जाइए अम्मी। वो तो एक राजकुमार था, राह भटक कर मेरी जिंदगी में आ गया था। फिर उसे अपना रास्ता मिल गया और वो चला गया। हानिया के लहजे में सिर्फ दर्द ही दर्द था। उसकी आवाज खुद उसका हाल बता रही थी। जुबैदा बेगम भी उसका दर्द महसूस कर रही थी। अम्मी आप आराम करें, मैं किचन भी देख लेती हूँ। वो उठी ही रही थी कि दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक होने लगी। इस वक्त कौन आ गया जो इतना दरवाजा पीट रहा है? मैं देखती हूँ अम्मी। हानिया ने उठकर दरवाजा खोला तो एक पल को उसकी सांसें अटक गईं। सामने खड़े आदमी को देखकर उसे लगा जैसे समय थम गया हो। काले चश्मे, हाथ पैंट की जेब में, पूरा सूट पहना हुआ था। वो कोई और नहीं, अजलान हाशमी था। आप? हानिया को समझ नहीं आया क्या कहे। 3 साल पहले वाला अजलान और आज वाला अजलान, जमीन आसमान का फर्क था। अजलान बिना कुछ बोले दरवाजे को धक्का देकर अंदर आ गया। उसने पूरे घर को एक नजर डाली। उसके पीछे दो बॉडीगार्ड भी हथियारों समेत अंदर आ गए थे। हानिया की भौहें गुस्से से तन गई थीं। आप ऐसे कैसे अंदर आ सकते हैं? बाहर जाइए तुरंत। उसने गुस्से में उंगली दिखाते हुए उन हथियारबंद आदमियों से कहा। सॉरी, देर हो गई। अचानक अजलान का दोस्त जाजिम अंदर आ गया। तुम यहीं वेट कर, मैं आता हूँ। अजलान ने उसे वहीं रुकने को कहा और खुद हानिया की तरफ मुड़ा। अंदर चलो, उसने सख्त लहजे में कहा और खुद अंदर चला गया। हानिया होड़ दबाए उसके पीछे अंदर पहुंची थी, जहां अजलान जाकर जुबैदा बेगम के पास बैठा था। वो उन्हें गौर से देख रहा था और जुबैदा बेगम उसे उलझन भरी नजरों से। हानिया को अंदर आते देख उनकी जान में जान आई थी। हानिया ये? उन्होंने अजलान की तरफ इशारा करके पूछा। आंटी मेरा नाम अजलान हाशमी है। उसने चश्मा उतारते हुए अपना परिचय दिया था। और आज मैं आपकी बेटी से निकाह करने आया हूँ। आपकी इजाजत चाहिए। वही ठंडा सपाट लहजा। हानिया के पैरों तले जमीन निकल गई थी। जुबैदा बेगम उसके नाम पर सोच में पड़ गई थी। मैं आपसे निकाह क्यों करूं मिस्टर अजलान? हानिया के माथे पर सिकने उभर आई थीं। अजलान उठकर उसके पास आया। उसकी लाल आंखें देखकर हानिया घबरा कर 2 कदम पीछे हुई थी। 3 साल में एक यही चीज नहीं बदली थी, उसके देखने का अंदाज। क्योंकि मैं कह रहा हूँ, बहुत प्यार से आराम से कह रहा हूँ, वरना मेरे पास और भी बहुत से तरीके हैं, लेकिन मैं उन पर चलना नहीं चाहता। अगर इज्जत से बात बन सकती है तो। वो बिना किसी भाव के उसकी आंखों में देखते हुए बोला।
आप पागल हो गए हैं क्या? मैं ऐसे आपसे निकाह कैसे? हानिया बुदबुदाई। ठीक वैसे ही जैसे तुम इस जुम्मे को निकाह करने के लिए राजी हुई थी। वो और पास आ गया। उसकी ठंडी नजरें जैसे उसकी रूह को चीर रही हों। हानिया की सांस सूख गई। आपको कैसे पता चला? उसे अपनी आवाज दूर कहीं से आती हुई लगी। आंटी, अगर आप इजाजत दें तो मौलवी साहब को अंदर बुला लूं। देर हो रही है। और भी काम है, उसने घड़ी देखते हुए बोहे चढ़ाकर कहा। हरगिज नहीं, मैंने किसी और से कमिटमेंट की है तो। तुम्हारी कमिटमेंट की तो ऐसी की तैसी, कहकर वो 2 इंच का फासला भी खत्म कर गया और उसे सीधा दीवार से चिपका दिया। आंटी, आपने अपनी बेटी की शादी अब तक इसलिए नहीं की ना ताकि कोई अमीर लड़का देखकर उसकी जवानी को कैश करा सके। वो इतनी तीखी आवाज में बोला कि हानिया की आंखों से आंसू आ गए। उसकी बात जुबैदा बेगम के चेहरे पर भी एक काला साया छोड़ गई थी। उस जवानी को कैश कराने के लिए मुझसे बेहतर आपको कोई नहीं मिलेगा। जाजिम खान, मौलवी साहब को अंदर भेजो। उसने वहीं से आवाज लगाई और जाजिम सिर हिलाकर बाहर चला गया। आप मेरे साथ जबरदस्ती नहीं कर सकते अजलान, हानिया ने गुस्से और डर से भरी आवाज में कहा। अभी नहीं की, और उम्मीद करता हूँ कि जबरदस्ती पर मजबूर भी नहीं करोगी, क्योंकि अजलान हाशमी के पास बहुत से ऑप्शन हैं। लेकिन अगर बात पहले ऑप्शन में ही निबट जाए तो मुझे बाकी तरीकों की जरूरत नहीं पड़ेगी। उसने जैकेट के अंदर से बंदूक दिखाते हुए कहा था, जिससे हानिया के होठ सूख गए। उसका मन हुआ वो खुद को गायब कर दे या अजलान को, लेकिन वो जानती थी कि वो कितना जिद्दी है। हानिया चलकर अपनी माँ के पास आई। अम्मी, उसकी आंखें भरी हुई थीं। ये वही है ना 3 साल पहले वाला? उन्होंने धीमे से पूछा। हानिया ने आंसू रोकते हुए सिर झुका लिया। जुबैदा बेगम ने अजलान को देखा। एक खूबसूरत, अमीर, दबंग और काबिल आदमी, लेकिन उसकी हरी आंखों में उन्होंने अपनी बेटी के लिए एक चीज साफ देखी थी, इज्जत। अगले ही पल मौलवी साहब अंदर आ गए और निकाहनामा भरा गया। हानिया इस निकाह के लिए राजी नहीं थी। उसे बार बार अफवाम से की गई कमिटमेंट याद आ रही थी। न जाने जब उसे पता चलेगा कि मेरा निकाह हो गया है तो उसका क्या रिएक्शन होगा। हानिया ने गहरी सांस ली, लेकिन अजलान की तरफ देखने की हिम्मत नहीं हुई। वो था भी ऐसा, सामने वाले को 2 मिनट में दबा देने की ताकत रखता था। 3 साल पहले जिस दिन हानिया ने उसके प्रपोजल को ठुकराया था, वो तब भी सिर्फ 18 साल की थी। एफएससी के बाद यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया था और अजलान अपना आखिरी साल कर रहा था। उसे हानिया पहली नजर में ही अच्छी लगी थी और पिछले 6 महीनों में उसने शादी का प्रपोजल दे दिया, लेकिन हानिया ने इनकार कर दिया। अजलान की अहम इतनी बड़ी थी कि उसने ये तक नहीं पूछा कि क्यों। उसके इनकार के बाद वो ऐसा दूर हुआ जैसे कभी मिला ही नहीं। कितने पल आए जब हानिया को उसकी जरूरत महसूस हुई, लेकिन अजलान कहीं नहीं था। उसके जाने के बाद एक भी दिन ऐसा नहीं था जब हानिया ने उसे याद ना किया हो। लेकिन 3 साल तक वो उसी शहर में रहकर भी उससे मिलने नहीं आया। ये सोचकर हानिया ने आंखें बंद कर लीं। हर दुख, हर तकलीफ उसने अकेले ही झेली थी, और आज जब नई जिंदगी शुरू करने का वक्त आया तो वो कैसे पहुंच गया। हानिया ने दांत भींच कर इस बार उसे देखा, जो लगातार उसके चेहरे के बदलते हाव भाव देख रहा था। हानिया ने उसकी हरी आंखों में ठंडापन देखा तो नजरें झुका ली। उसने निकाह में इतना ज्यादा हक मेहर दिया, जिसे सुनकर हानिया ने हैरानी से अजलान को देखा, जो अभी भी बिल्कुल गंभीर खड़ा था। जुबैदा बेगम भी हैरानी से उसे देख रही थी। क्या हुआ, कम है? मौलवी साहब 2 करोड़ कर दें। अजलान ने उनकी सवालिया नजरों को अजलान ने उनकी सवालिया नजरों पर मौलवी साहब से कहा तो मौलवी साहब हक मेहर की रकम बढ़ाने लगे। मुझे कबूल है। इससे पहले कि वो कुछ और बोले, हानिया ने जल्दी से बोलकर बात खत्म कर दी। मुबारक हो, निकाह मुकम्मल हुआ।
जाजिम, इन्हें हॉस्पिटल ले जाना है और आगे का सारा प्रोसीजर तुम जानते हो। किसी भी किस्म की शिकायत नहीं मिलनी चाहिए मुझे, वो गंभीर लहजे में जाजिम से कहकर हानिया की तरफ मुड़ा। और तुम मेरे साथ चल रही हो अभी इसी वक्त। अजलान की बात पर हानिया ने माँ की तरफ देखा तो उन्होंने आंखों से इशारा करके उसे तसल्ली दी। अजलान बाहर निकल गया तो हानिया जल्दी से उसके पीछे आई। मैं आपके साथ कहीं नहीं जाऊंगी अजलान, आपने निकाह कर लिया ना, अब मुझे किसी बात के लिए मजबूर मत कीजिए। वो गुस्से में बोली तो अजलान ठहर कर उसी जगह पलटा। ये सब तुम उस वक्त भी नहीं कह सकी जब तुम्हारा मुझसे कोई रिश्ता नहीं था। अब तो तुम मेरे निकाह में हो, तो तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें तुम्हारी मर्जी करने दूंगा? अजलान की बात पर वो झुंझला गई थी। जाओ अपनी माँ से मिल लो, उसके बाद निकलना है यहाँ से, अजलान ने घमंड से कहा तो उसके अंदर अकड़ और गुरूर तो पहले से भी था ही, अब इन 3 सालों में और बढ़ गया था। हानिया अपनी माँ की तरफ कमरे में भागी जहाँ जाजिम उन्हें सहारा देकर उठा रहा था। आप कहाँ ले जा रहे हैं मेरी माँ को? वो घबरा गई। डोंट वेरी भाभी, इन्हें हॉस्पिटल लेकर जा रहा हूँ, वेस्ट इलाज के लिए, आप तसल्ली से जाएं। ये ये कैंसर की पेशेंट है। हानिया की आंखों में आंसू बह निकले। जाजिम एक पल के लिए चुप हो गया। उसने एक नज़र उस बूढ़ी लगती औरत पर डाली जो असली उम्र में इतनी बूढ़ी नहीं थी, लेकिन बीमारी ने उन्हें वक्त से पहले बूढ़ा कर दिया था। इनकी मेडिकल फाइल दे दीजिए, जाजिम अब नर्म आवाज में बोला। हानिया सब कुछ लाकर उसे थमा गई। प्लीज इनका ख्याल रखिएगा, मैं साथ। हानिया की आवाज में बेचैनी थी। नहीं भाभी, आप साथ नहीं जा सकते, प्लीज वैसा ही करें जैसा अजलान कह रहा है, बाकी आप फिक्र न करें, सब ठीक होगा। जाजिम की बात पर हानिया ने आंसू पोंछे और माँ को गले से लगा लिया। अपना ध्यान रखना हानिया, पता नहीं क्यों दिल कह रहा है कि वो बुरा इंसान नहीं है। जुबैदा बेगम की बात पर हानिया ने होठ भींच लिए। वो उन्हें कैसे बताती कि बंदूक की नोक पर उस शख्स ने उसे निकाह के लिए तैयार किया था। जाजिम उसकी माँ को लेकर जा चुका था। वो वहीं बैठी आंसू बहाती रह गई। अजलान हाशमी एक तूफान था। वो तूफान की तरह लोगों की जिंदगी में घुसता और सब कुछ आंधी की तरह बहा ले जाता था। हानिया बाहर आओ, अजलान की सख्त आवाज पर ख्यालों में खोई हानिया घबरा उठी, लेकिन बाहर फिर भी नहीं गई। मजबूरन अजलान को अंदर आना पड़ा। तुम्हें आवाज दी है, सुनाई नहीं दी? मुझे नहीं जाना आपके साथ कहीं भी, हानिया ने मजबूत आवाज में कहा, लेकिन उसकी आवाज की कपकपी छिप ना सकी। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मुझे मना कर दो? अजलान उसके करीब आते हुए दांत पीस कर बोला। हाँ कर सकती हूँ, आप मेरी माँ के सामने बहुत शरीफ बन रहे थे ना, लेकिन आपके शब्दों ने आपकी असलियत दिखा दी अजलान। आपको शर्म आनी चाहिए। आप एक माँ से इतने कड़े शब्दों में बात करते हैं। मेरे शब्दों में तुम्हें तकलीफ हुई है, और जो तुम करने जा रही थी वो क्या था? अजलान ने गुस्सा कंट्रोल करते हुए कहा, मैं कुछ भी करूं, आप कौन होते हैं मुझसे सवाल करने वाले? हानिया की बात पर उसकी मुट्ठियां और कस गईं। मेरे पास अभी इतना वक्त नहीं है कि तुमसे बहस करूं, चलो मेरे साथ। वो उसकी कलाई पकड़कर कमरे से बाहर निकलने लगा। हानिया उसकी सख्त पकड़ से दर्द से करा उठी। उसे साथ लिए वो कार की तरफ बढ़ा और घर को एक नजर देखकर वहां से निकल गया। अब सब कुछ बदलने वाला था। उधर अफवाम बार बार हानिया के नंबर पर कॉल कर रहा था, पर फोन लगातार स्विच ऑफ आ रहा था। आज उसकी ऑफिस से छुट्टी थी और शाम को वो हानिया के साथ 5 स्टार होटल में डिनर करने वाला था, लेकिन वो आई ही नहीं। अब वो घर पहुंचा तो उसका मूड काफी खराब था। हानिया कॉल तक नहीं उठा रही थी और उसकी ये लापरवाही अफवाम को गुस्सा दिला रही थी। तभी फिजा के रोने की आवाज आई तो अफवाम के चेहरे पर गुस्सा उभर आया। ये क्यों रो रही है अनम? अनम, इसे चुप कराओ।
वो चिल्लाया। कमरे में मौजूद अनम उसकी गूंजती आवाज पर सहम गई। फिजा काफी देर से रो रही थी। शायद उसके पेट में दर्द था और वो दूध भी नहीं पी रही थी। अनम पहले ही परेशान थी, ऊपर से अफवाम के गुस्से ने उसे और तोड़ दिया था। उसने फिजा को सीने से लगाया तो बच्ची और तेज से रोने लगी। गुस्से में अफवाम कमरे में घुसा। कैसी माँ हो तुम, एक बच्चे को चुप नहीं करा सकती? वो दहाड़ा था। हानिया के न आने पर पूरा गुस्सा वो अब अनम पर उतार रहा था। मुझे नहीं पता क्यों रो रही है। अनम भी रोते हुए बोली, ये क्या बात हुई? माँ बनने का बड़ा शौक था ना तुम्हें? अगर बच्चा संभालना नहीं आता तो पैदा क्यों किया? अफवाम की कड़वी बातों पर अनम ने हैरानी से उसे देखा। उसे यकीन नहीं आया कि ये वही अफवाम है जिसे हमेशा बच्चों से ज्यादा लगाव था और आज अपनी ही बेटी के लिए इतना सख्त हो रहा था। अनम ने दिल पर पत्थर रखकर अपना चेहरा मोड़ लिया और फिर से फिजा को चुप कराने लगी। लेकिन बच्ची बिल्कुल चुप नहीं हो रही थी। नूरे माँ, नूरे माँ, अफवान ने वहीं से नौकरानी को आवाजें लगाई, जो उनके घर की बहुत पुरानी और उम्र दराज नौकरानी थी। आज उनकी तबीयत भी ठीक नहीं थी, इसलिए अनम ने उन्हें नहीं बुलाया था, वरना वो अपने देसी नुस्खों से फिजा को संभाल लेती। क्या हुआ बेटा, ये बच्ची इतना क्यों रो रही है? उन्होंने फिक्रमंदी से पूछा। नूरे माँ, प्लीज इसे देखें, लगातार रोने से इसने मेरा दिमाग खराब कर दिया है। थोड़ी देर घर आता हूँ तब भी चैन नहीं मिलता, अफवान ने गुस्सा दबाते हुए कहा। अब नूरिमा फिजा को गोद में लेकर उसके पेट पर हाथ रख कर देख रही थी कि उसे दर्द कहाँ हो रहा है। अनम पास खड़ी आंसू पोंछते हुए अपनी बेटी को देख रही थी। फिजा 1 साल की होने वाली थी। शायद दूध हजम नहीं हुआ बेटा, इसके पेट में हाजमे वाले ड्रॉप दिए थे? उन्होंने अनम से पूछा। अनम ने हाँ में सिर हिलाया। अफवाम बेटा, बच्ची को हॉस्पिटल ले जाओ, इसे बहुत दर्द है। फिजा का लगातार रोना अब अफवाम को भी बेचैन कर चुका था। उसने आगे बढ़कर फिजा को गोद में उठा लिया। फिजा जैसे ही अपने पापा की गोद में आई, वो उसके सीने से चिपक गई। अफहाम अनजाने में उसकी पीठ सहलाने लगा। कुछ ही देर में फिजा के रोने में कमी आने लगी। अनम और नूरिमा हैरानी से ये देख रही थी। कुछ ही देर में फिजा बिल्कुल शांत हो गई। वो अब बस हिचकियां ले रही थी और अफवाम के सीने से लगी हुई थी। इस पल ने जैसे अफवाम के दिल को भी सुकून दे दिया था। अनम को लगा कि शायद फिजा सो गई है। वो उसे लेने आगे बढ़ी, लेकिन अफहाम ने उसे हाथ उठाकर रोक दिया। फिजा जाग रही थी। अगर अनम उसे लेती तो शायद फिर से रोने लगती। अफवाम पूरी रात उसे अपनी बाहों में उठाए घर में चक्कर लगाता रहा और फिजा उसके सीने से लगी धीरे धीरे नींद में चली गई। बहुत ही सावधानी से उसने फिजा को उसके पालने में लिटाया और काफी देर तक उसे थपकियां देता रहा। उस वक्त वो भूल चुका था कि वो गुस्से में था या हानिया के न आने पर परेशान था। इस पल वो सिर्फ एक पापा था, फिजा का पापा। वो पीछे हटकर इस छोटी सी प्यारी सी बच्ची का चेहरा देखने लगा। वो बिल्कुल अफवाम की कॉपी थी। उसके चेहरे पर बहुत ही प्यारी सी मासूमियत थी। अफवाम के होठों पर हल्की सी मुस्कान आ गई। उसे याद आया जब वो पैदा हुई थी तो वो कितना खुश हुआ था। पिछले 6 महीनों तक तो उसने फिजा को गोद से नीचे ही नहीं उतारा था, लेकिन जब फिजा उससे प्यार की आदी हो गई तब अफवान ने ही लापरवाही शुरू कर दी। इस बात पर वो अंदर ही अंदर शर्मिंदा हुआ। वो अपनी बेटी को कैसे नजरअंदाज कर सकता था। उधर हानिया उस माहौल में मौजूद थी जहां दीवारें तो बहुत ऊंची थी, लेकिन लोग बहुत छोटे दिल के। अजलान हाशमी उसे उस बड़े से घर में छोड़कर खुद कहीं चला गया था। रात हो चुकी थी लेकिन वो अब तक वापस नहीं आया था। वो थक कर उसके बिस्तर को एक नज़र देखती पुराने दिनों में खोई हुई अपनी आंखें बंद कर गई। मैं आपसे शादी नहीं कर सकती अजलान, मेरे पापा कभी राजी नहीं होंगे, प्लीज। हानिया ने अजलान के प्रपोजल को 1 मिनट भी लगाए बिना ठुकरा दिया था।
وہ جو اپنی پڑھائی ختم کرنے کے بعد باہر دیش جانے کا پلان صرف اسی کی وجہ سے کینسل کر کے روز یونیورسٹی آتا تھا، اس کا خیال رکھتا تھا، اس کی ہر ضرورت، ہر تکلیف کو سمجھتا تھا، اجلان کو وہ بہت معصوم لگتی تھی اور اسی معصومیت نے اسے بار بار ہانیہ کی طرف کھینچا۔ اسی لیے وہ وقت خراب کیے بنا اسے اپنے نکاح میں لینا چاہتا تھا، اسے دنیا کی نظروں سے چھپا کر صرف اپنے پاس رکھنا چاہتا تھا۔ لیکن ہانیہ نے انکار سے اسے ایک پل میں نرم دل سے سخت انسان بنا دیا تھا۔ وہ کوئی عام انسان نہیں تھا جسے وہ منع کر رہی تھی، وہ اذلان ہاشمی تھا، ایک کروڑ پتی جس کے آگے پیچھے لوگ گھومتے تھے، جو چیز چاہتا تھا پلک جھپکتے ہی پا لیتا تھا۔ مگر ہانیہ کو وہ اس کے پورے دل سے، اس کی مرضی سے اپنانا چاہتا تھا، لیکن جس طرح ہانیہ نے اسے ٹھکرایا اسی پل وہ اذلان کے دل سے اتر گئی۔ وہ پوچھ بھی نہیں سکا کہ وہ انکار کیوں کر رہی ہے، اس کے پاپا کو کیا اعتراض ہے۔ وہ بس چپ چاپ پیچھے ہٹ گیا، بالکل چپ۔ ہانیہ کو لگا تھا کہ وہ لڑ پڑے گا، چلائے گا، غصہ کرے گا یا بدتمیزی کرے گا، لیکن کچھ بھی نہیں ہوا۔ وہ چلا گیا اتنی خاموشی سے کہ کبھی واپس مڑ کر نہیں آیا، اس نے کبھی خبر بھی نہ لی۔ وہ انڈیا چھوڑ کر چلا گیا اور ہانیہ اکیلی رہ گئی۔ ہانیہ نے ایک سسکی بھری وہ کتنا ظالم تھا یہ اسے 3 سال پہلے سمجھ آ گیا تھا، جب وہ نہ رکا، نہ مڑا، نہ پوچھا۔ آج اگر 3 سال بعد وہ واپس آیا ہے تو ضرور کوئی وجہ ہوگی، اور آتے ہی اس نے اس سے نکاح کر لیا۔ ہانیہ کا دل زوروں سے دھڑکا، کیا یہ مجھ سے بدلہ لینے آیا ہے؟ اس کے دل میں عجیب عجیب خیال آ رہے تھے۔ پرسوں اس نے افوام سے نکاح کے لیے ہاں کی تھی اور آج انہوں نے ڈنر کے لیے بلایا تھا، لیکن وہ گئی نہیں۔ اف، ضرور ناراض ہوئے ہوں گے، اور جب انہیں پتہ چلے گا کہ میرا نکاح ہو چکا ہے تو نہ جانے کیا کریں گے۔ ہانیہ سر پکڑ کر بیٹھ گئی، اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا، کوئی بات صاف نہیں ہو رہی تھی جب تک خود اجلان اسے نہیں بتاتا۔ رات کے 12 بج رہے تھے، گھڑی کی ٹک ٹک سنتے ہوئے وہ لگاتار پیپر ویٹ سے کھیل رہا تھا۔ پورا آفس خالی ہو چکا تھا، لیکن وہ اکیلا اپنی سوچوں میں ڈوبا بیٹھا تھا۔ ہانیہ ملک، وہ پہلی لڑکی جو اس کی زندگی میں آئی تھی، جسے اس نے دل سے چاہا تھا، لیکن اسی نے اس کے پیار کو کسی وجہ سے ٹھکرا دیا، اور آج 3 سال بعد ایک ایسے آدمی سے شادی کرنے جا رہی تھی جو پہلے سے شادی شدہ تھا۔ صرف شادی شدہ ہی نہیں، اس کی بہن کا شوہر تھا۔ وہ اتنا نیچے کیسے گر سکتی ہے صرف کچھ پیسوں کے لیے؟ وہ چیئر پر سر ٹکا کر آنکھیں بند کر گیا۔ میں کیسی لڑکی کو پسند کر بیٹھا جو میرے لائق ہی نہیں تھی۔ تبھی دروازہ کھلنے کی آواز آئی، وہ چونکا، اندر آنے والا جاجم تھا۔ اے جی، تمہیں گھر جانا چاہیے۔ جاجم کی بات پر اس نے آنکھیں کھولی۔ ہاں، ایڈمٹ ہو گئی، کوئی پرابلم تو نہیں آئی؟ اس نے اس کی بات بیچ میں کاٹی۔ نہیں، ایڈمٹ تو ہو گئی ہیں، پرابلم بھی نہیں ہے، بس ان کی بیماری بڑھتی جا رہی ہے۔ ڈاکٹر کچھ ٹیسٹ کریں گے، اس کے بعد پتہ چلے گا۔ اللہ کسی دشمن کو بھی کینسر کی بیماری نہ دے، یہ تب تک نہیں چھوڑتی جب تک انسان کو ختم نہ کر دے۔ جاجم اداسی سے بولا، کچھ بھی ہو جاجم، چاہے کتنا ہی پیسہ کیوں نہ لگے، علاج میں کمی نہیں آنی چاہیے۔ اذلان نے تیز لہجے میں کہا، ڈونٹ ویری، میں سب اپنی نگرانی میں کروا رہا ہوں، تمہیں بھی آرام کرنا چاہیے۔ جاجم نے پھر سے وہی بات دہرائی، ہاں جا رہا ہوں۔ اذلان اپنی جگہ سے اٹھا، کرسی سے کوٹ اٹھایا اور اپنا موبائل اٹھا رہا تھا۔ گاڑی کی چابی اٹھا کر وہ جاجم کی طرف مڑا، چلو تم بھی میرے ساتھ ہی چلو۔ ہاں بس میں بھی نکل رہا ہوں، صرف تمہارے لیے آیا تھا، ورنہ جانا کا اتنا فون آ چکے ہیں۔ جانا کا نام لیتے ہی جاجم کے لہجے میں صرف محبت ہی محبت تھی۔ اذلان بس مسکرایا۔ جاجم کی شادی جانا سے 4 مہینے پہلے ہوئی تھی، ارینج میرج تھی، لیکن ان 4 مہینوں میں دونوں کے بیچ اتنی گہری محبت ہو گئی تھی
कि एक दूसरे के बिना रह भी नहीं पाते थे। अजलान जैसे ही घर में दाखिल हुआ, अंदर की खामोशी ने उसका इस्तकबाल किया था। वो ऑफिस में काफी देर तक अनम की कॉल का इंतजार करता रहा, लेकिन उसने कोई कॉल नहीं की। हर तरफ सन्नाटा था और अजलान खुद से उसे परेशान नहीं करना चाहता था। वो अपने कमरे में आया तो देखा हानिया सोफे पर घुटनों में सिर दिए सो रही थी। उसकी नज़र बिस्तर पर गई, जहां एक भी सिलवट नहीं थी। मतलब वो बिस्तर पर गई ही नहीं थी। अजलान ने होठ भींचे और कोट सोफे पर फेंक दिया, लेकिन वो आराम से ठंड में सिकुड़ी हुई मजे से सो रही थी। उसे यूं सोता देखकर अजलान थोड़ा हैरान हुआ, लेकिन अगले ही पल उसने उसे उठाकर अपने सामने खड़ा कर दिया। वो गहरी नींद में थी। उसे उठाते ही वो लड़खड़ाई और गिरने वाली थी कि अजलान ने उसकी कलाई पकड़कर उसे वापस सीधा कर दिया। उसकी आंखें धीमे धीमे खुलीं। सामने अजलान को देखकर वो एक पल को बिल्कुल सन्न रह गई थी, लेकिन अगले ही पल उसका दिमाग जागा। उसके गुस्से भरे चेहरे को देखकर वो बुरी तरह घबरा गई थी। उसने अपनी कलाई छुड़ाने की पूरी कोशिश की, लेकिन अजलान की पकड़ और ज्यादा सख्त हो गई। क्यों? क्यों किया तुमने ऐसा? क्योंकि बेवफाई वो सवाल पूछ रहा था जिसका जवाब हानिया के पास नहीं था। मेरी कलाई छोड़िए अजलान, दर्द हो रहा है। वो दर्द से तड़प कर बोली। मुझे भी दर्द हुआ था जब तुमने 3 साल पहले मुझे ठुकरा दिया था। एक झटके से उसने उसकी कलाई छोड़ी और उसे सोफे पर धक्का दे दिया। आप खुद छोड़कर चले गए थे अजलान, वो धीमे से बोली। अपनी सफाई देते हुए तुमने। वो सोफे के दोनों ओर हाथ रखकर उसके ऊपर झुक गया। तुमने मुझे रिजेक्ट किया अजलान हाशमी को। कोई आम चलता फिरता इंसान नहीं, बल्कि एक ब्रांड हूं मैं। एक करोड़पति जो दुनिया को रिजेक्ट करता है, और तुमने 1 मिनट में बिना सोचे समझे मुझे रिजेक्ट कर दिया। क्यों? वो गुस्से से तड़प रहा था। 3 साल पुराना वाला प्यार वाले सवाल का जवाब आज मांग रहा था। प्लीज अजलान, पीछे हटिए। आप मुझे ऐसे तंग नहीं कर सकते। वो उसके सख्त चौड़े सीने को दोनों हाथों से धकेलते हुए टूटे हुए लहजे में बोली थी। तुम सोच भी नहीं सकती निकाह के बाद मैं तुम्हारे साथ क्या करने वाला हूँ। शादीशुदा मर्द के सामने खुद को थाली में सजाकर पेश कर रही थी ना। अपनी जवानी को कैश कराना चाहती थी ना। चलो अब मैं पूरा कर देता हूँ तुम्हारी ये ख्वाहिश। अजलान, उसने हैरानी और गुस्से से उसका हाथ झटक दिया। इससे अजलान और भड़क गया। उसने उसे बाहों से पकड़कर एकदम करीब खींच लिया। 1 करोड़ हक मेहर दिया है। 1 करोड़, और 1 करोड़ कोई छोटी रकम नहीं होती। मुझे नहीं चाहिए आपके पैसे। मुझे अपनी माँ के पास जाना है। हानिया बच्चों की तरह रोते हुए बोली। लेकिन इस शुक्रवार को तुम अपनी माँ को भी छोड़कर जा रही थी ना। किसके साथ निकाह करके? वह ठंडे और सख्त आवाज में गुर्राया। मुझे छोड़िए, आप मुझे चोट पहुंचा रहे हैं, वो दर्द से चीखी, क्योंकि अजलान ने उसका जबड़ा बुरी तरह से पकड़ा हुआ था। हानिया समझ नहीं पा रही थी कि अजलान को किस बात का गुस्सा है। क्या उसकी बहन अनम की वजह से, या फिर 3 साल पहले रिजेक्ट किए जाने का बदला लेना चाहता है। अजलान ने हानिया को बिस्तर पर जोर से पटका और खुद अपनी टाई खोलते हुए गुस्से भरी और गहरी नजरों से उसे घूरता रहा। हानिया डर कर उसे देखने लगी। आज उसे अजलान के इरादे अच्छे नहीं लग रहे थे। प्लीज अजलान, मेरे साथ ऐसा मत कीजिए कि मैं खुद की नजरों में गिर जाऊं। अच्छा, तो तुम्हारा जमीर अभी जिंदा है? अजलान की बात पर वो पीछे सरकते हुए बेड के हेडबोर्ड से जा लगी। आप मुझसे इतने नाराज क्यों हैं अजलान? मैंने क्या किया? 3 साल पहले जो आपको रिजेक्ट किया, क्या उसी का बदला लेने के लिए आपने आज मुझसे निकाह किया? हानिया रोते हुए बोली। शट अप, बस चुप हो जाओ। अगर बदला लेना होता तो 3 साल का इंतजार नहीं करता। अजलान हाशमी को कौन रोक सकता था? कोई नहीं, लेकिन मैं लौट गया, हट गया पीछे। कि अदब पहला तरीका है प्यार का। वो इतनी गहरी बात कह गया कि हानिया उसे देखती रह गई। फिर आपने निकाह क्यों किया?
उसे अब तक यही वजह निकाह की समझ आ रही थी जो उसने बोला, पर अजलान की बात पे वो उलझन में पड़ गई। तुमसे निकाह इसलिए किया कि मेरी बहन का घर खराब ना हो। वो गुस्से से बोला। बहन का घर? हानिया अभी भी उलझन में थी। तुम्हें शर्म नहीं आई एक शादीशुदा इंसान से निकाह करने की सोचते हुए? ये भी नहीं सोचा कि एक घर बर्बाद होगा तुम्हारी वजह से? अजलान गुस्से से दहाड़ा था। हानिया ने कानों पे हाथ रख लिए। अफवाम कुरैशी से क्या रिश्ता है तुम्हारा? वो डायरेक्ट उससे सवाल जवाब कर रहा था। अफवाम कुरैशी, वो धीरे धीरे दोहराती हैरान हो गई। ज्यादा नाटक करने की जरूरत नहीं। तुम अफवाम कुरैशी से इस शुक्रवार को निकाह करने वाली थी, ये जानते हुए कि वो शादीशुदा है और एक बेटी का बाप है। फिर कैसे मान गई तुम? इस हद तक कैसे गिर सकती हो तुम? अजलान की बात खत्म होते ही हानिया ने हैरान होकर उसे देखा। सच, अफवाम शादीशुदा है? उसे यकीन नहीं आया। एक बेटी का बाप भी है। वो अजलान की बात पे गहरी सोच में डूब गई। ऐसा नामुमकिन है, इतना बड़ा धोखा। अजलान वो सब सहन नहीं कर पा रही थी। धोखेबाज को ही धोखा मिलता है हानिया। अजलान प्लीज मेरी बात सुनो, ये सब अनजाने में हुआ। मुझे नहीं पता था। आप मुझसे जो चाहे कसम ले सकते हैं। मैं उसकी बात भी अधूरी रह गई थी। अजलान ने उसे बिस्तर पर पटक दिया और उसके चारों ओर हाथ रखकर उसे घेर लिया। वो झटपट उठने वाली थी कि अजलान उसके ऊपर झुक गया और उसके भागने का सारे रास्ते बंद कर दिए। प्लीज अजलान, मेरा यकीन। वो अपना सिर तकिए पर फेंकती फिर भी अजलान से रहम की भीख मांग रही थी। उसकी आंखों से आंसू टूट कर गिरते हुए आंसू अजलान को तड़पा गए थे। वो बेवजह अपनी उंगलियों की नोक से उसके गीले गालों को छू गया था। मेरे अलावा किसी और को कैसे सोच लिया तुमने? एक बार भी मेरी याद नहीं आई? वो किसी ट्रेस की जैसी हालत में पूछ रहा था। आप छोड़ गए थे मुझे, वो आंसू दबाते हुए बोली। छोड़कर भी तुम्हारी वजह से गया था। तुमने इनकार किया। जब मुझे इनकार कर दिया तो इस अफवाम को क्यों इनकार नहीं किया? एक बार वो फिर से गुस्से होने लगा था। हानिया उसे फिर से गुस्से में आता देख रोने लगी। हानिया, ये आंसू बहाना बंद करो वरना सच में आंसू बहाने की वजह दे दूंगा। उसके आंसुओं से परेशान होते हुए माथे पर बल डालकर बोला। आप मुझे डरा रहे हैं अजलान, प्लीज ऐसा मत करें। वो गहरी सांस भरते हुए बोली। उसे ध्यान से देखते हुए अजलान जबड़े पीछे पीछे बिस्तर पर गिर गया। अपना सिर तकिए पर रखकर अपनी आंखें मींच ली। हानिया डरते डरते उसकी तरफ देख रही थी। क्या वो एक खूंखार जख्मी शेर सो गया था या सोने की एक्टिंग कर रहा था? हानिया समझ नहीं पाई। 1 मिनट से पहले तुम्हारी आंखें बंद हो जाएं और तुम मुझे सोती हुई नजर आओ, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अजलान ने बिना आंखें खोले उससे सख्त लहजे में कहा तो वो झट से अपनी आंखें बंद कर गई। अजलान उठकर बाथरूम की तरफ बढ़ गया। हानिया ने शुक्र का कलमा पढ़ा था। उसके दिमाग में अफवाम की बातें गूंजने लगी। शादी करोगी मुझसे? तुम्हारी सादगी ने मुझे बहुत इम्प्रेस किया है। मुझे खुशी है कि तुम्हारी जिंदगी में आने वाला पहला मर्द मैं हूँ। अब से तुम्हारी हर परेशानी मेरी है। तुम बस खुद को मेरे लिए तैयार करो और सारी फिक्रों से आजाद हो जाओ। हानिया की आंखों से आंसू बह निकले। वो कैसे उनकी बातों में फंस गई। वो एक शादीशुदा मर्द था और हानिया को अफसोस हो रहा था कि उसने उस इंसान की पहचान क्यों नहीं की। जिंदगी के सफर में इस जालिम मर्दों के समाज में बिना किसी मजबूत रिश्ते के वो अब और नहीं जी पा रही थी। उसके पड़ोस में एक घर था जुल्फी साहब का, जो खुद तो देश से बाहर थे और उस घर को नहीं छोड़ा था बल्कि किराए पर दिया हुआ था। वहाँ एक गुंडा था और इन दिनों हाथ धोकर हानिया के पीछे पड़ा हुआ था, जिसका उसने अब तक किसी से जिक्र भी नहीं किया था। पर अफवाम से निकाह की एक वजह यह भी थी और दूसरी वजह उसकी माँ का इलाज, जो उसने बहुत अच्छे से कराने का वादा किया था।
پر اجلان نے ایسا کوئی وعدہ نہیں کیا۔ پھر بھی سب سمجھتے ہوئے اس نے سب سے پہلے بنا کہے اس کی ماں کو اسپتال پہنچایا۔ ہانیہ ایک دم اٹھ کر بیٹھ گئی۔ اسے لگا جیسے کمرے میں آکسیجن کی کمی ہو گئی ہو۔ کہیں مجھ سے کچھ غلطی تو نہیں ہو گئی؟ اجلان کی محبت کو ٹھکرا کر میں ان 3 سالوں میں بہت پچھتائی ہوں۔ کیا یہ بات انہیں بتا دوں؟ وہ گہری سوچ میں ڈوب گئی۔ اسی وقت باتھ روم سے نکل کے بلیک سینڈو اور لوز ٹراؤزر میں گیلے والوں کو ٹاول سے رگڑتا ہوا اجلان کمرے میں آیا۔ ہانیہ کا دل اچھل کر گلے میں آ گیا۔ گھبرا کر اس نے آئینے میں اسے دیکھا۔ لگتا ہے تمہیں مجھ سے ہیوی ڈوز چاہیے جو ابھی تک جاگ رہی ہو، مطلب کے ساتھ لیکن ٹھنڈے لہجے میں کہتا ہوا وہ اس کی طرف مڑا۔ اگلے ہی پل وہ بستر پر لیٹتے ہوئے کروٹ بدل گئی۔ 2 آنسو تکیے میں سما گئے۔ اجلان کمرے میں رکا نہیں۔ اپنی سگریٹ اور لائٹر لے کر وہ کمرے سے باہر نکل گیا۔ ہانیہ نے سختی سے آنکھیں میچتے ہوئے خود کو ہمت دی۔ صبح کا سورج قریشی ہاؤس میں خوشیاں لایا۔ جو دکھ کا تھا یا سکھ کا، یہ تو وقت طے کرے گا۔ انم کی آنکھ فضا کے رونے سے کھلی۔ اس سے پہلے کہ انم اسے اٹھاتی، افوان نے اسے اٹھاتے ہوئے اپنے سینے سے لگا لیا، لیکن اسے بھوک لگ رہی تھی۔ وہ منہ بنا کر روتے جا رہی تھی۔ افوان نے اسے دھیرے سے انم کی گود میں تھمایا۔ انم کی گود میں آتے ہی وہ شانت ہو گئی اور بار بار اپنے منہ میں انگلیاں دبا کر چوسنے لگی۔ افوان باتھ روم کی طرف بڑھ گیا جبکہ انم اسے فیڈ کرانے لگی۔ ایک سکون کی لہر اس کے پورے وجود میں دوڑ گئی اور دل ہی دل میں اس رب کا شکریہ ادا کیا۔ جب وہ نہیں جانتی تھی کہ آنے والا سمے ابھی اس کی پریکشا ختم نہیں ہوئی ہے۔ فضا فیڈ کرتے ہی سو گئی تھی اور انم بھی بیٹھے بیٹھے اسے فیڈ کراتے کراتے جھپکی لے رہی تھی، اور آنکھ تب کھلی جب افوان فضا کو اس کی گود سے اٹھاتے ہوئے بہت ساودھانی سے اسے واپس اس کے پالنے میں لٹا رہا تھا۔ وہ ہڑبڑا کر سیدھی ہوئی۔ نیند کا اچھا خاصا پربھاؤ تھا۔ ٹھیک ہو کر لیٹو، افوام نے دھیرے سے کہتے ہوئے اس کا سر تکیے پر رکھا اور اس پر کمفرٹ اڑایا۔ انم اس کی اتنی کیئر پر دل اور جان سے خوش ہوئی تھی۔ یہی کیئر تو کہیں کھو گئی تھی جو انم کے جینے کی وجہ تھی۔ انم کے چہرے کو ہلکی سی مسکان نے چھوا جبکہ افوام اب مسجد کے لیے نکل رہا تھا۔ اجلان ہاشمی کی ساری رات آنکھوں میں کٹ گئی۔ سگریٹ پھونکتے ہوئے جب سگریٹ کو ایش ٹرے میں رگڑ دیا، وہ کمرے میں نہیں رکا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ غصے میں وہ اس نازک سی لڑکی کو نقصان نہ پہنچا دے یا ایسی چوٹ دے دے کہ بعد میں خود سے بھی نظریں نہ ملا سکے۔ بھلے وہ اس پر غصہ تھا، شدید غصہ، لیکن وہ تو اس کی محبت ہی تھی۔ دل اس کا آج بھی طلبگار تھا جسے اجلان نے دبا کے چپ کرا دیا تھا۔ واپس کمرے کی طرف آیا تو وہ جائے بچھا کے نماز پڑھ رہی تھی۔ شاید خود ہی قبلہ کا اندازہ کرتے ہوئے اس نے جائے بچھایا تھا۔ اجلان نظر انداز کر باتھ روم کا رخ کر گیا۔ سینے میں جلتی آگ کو شاور کے ٹھنڈے پانی کے نیچے کھڑا ہو کر ہی بجھا سکتا تھا جو رات سے بڑھتی جا رہی تھی۔ افوام اس وقت آفس میں موجود تھا۔ ہانیہ اچانک سے غائب ہو گئی تھی، لیکن وہ کہاں جا سکتی ہے اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ اس نے اس کے گھر پر اپنا بندہ بھیج کر پتہ کرایا، لیکن وہاں بھی تالا تھا۔ اسے اس وقت ہانیہ کی بہت فکر ہو رہی تھی۔ دوست دشمن ہر جگہ تھے اور یہی فکر اسے زیادہ ستاتی تھی کہ کہیں اسے کسی نے کوئی نقصان تو نہیں پہنچا دیا۔ ابھی وہ انہی سوچوں میں الجھا ہوا تھا کہ اس کا فون بج اٹھا۔ فون کرنے والا اجلان تھا۔ کال ریسیو کی تو کچھ پل دوسری طرف چپی چھائی رہی۔ کیسے ہو؟ اجلان کی آواز سن کر افوام سوچ کی دنیا سے باہر نکل گیا۔ مجھے کیا ہونا ہے؟ افوام کا لہجہ بے فرق تھا۔ ہاں، گڈ ہونا بھی چاہیے۔ ویسے بھی آج رات ایک سرپرائز ہے تمہارے لیے میری طرف سے۔ اجلان کی بات سن کر وہ چونک گیا۔ کیسا سرپرائز؟ وہ تو آج رات بتاؤں گا۔ خیر،
ایک بہت بڑی پارٹی ارینج کر رہا ہوں، تم اور انم دونوں انوائٹیڈ ہو۔ ازلان نے اسے انوائٹ کیا اور کوئی اور بات سنے بنا فون کاٹ دیا۔ اس نے اپنی بہن کو فون کر کے اب اپنے ریسیپشن کی جانکاری دے دی تھی۔ بھائی، اچانک کیسے ریسیپشن؟ مطلب آپ نے شادی کب کی؟ وہ سخت حیران ہوئی۔ کل ہی نکاح ہوا ہے اور آج رات ریسیپشن ہے، ازلان نے آگے بتایا۔ لیکن بھائی، کون ہے وہ لڑکی؟ آپ نے کچھ بھی نہیں بتایا۔ آج آ جاؤ گی تو خود مل لینا، افوام کو صرف پارٹی کا بتایا ہے، ریسیپشن کا نہیں۔ اس نے اسے اور کچھ نہیں سمجھائے بنا کال کاٹ دی۔ آج کی رات افوام تمہارے لیے ایک بہت بڑا شوق ہوگی، اور جس طرح تم نے میری بہن کو تڑپایا ہے، جس طرح وہ روئی، اب تمہاری تڑپ کا مزہ میں لوں گا۔ وہ اٹھ کر کھڑکی کے پاس آیا، دل ہی دل میں افوام سے بات کر رہا تھا۔ ریسیپشن کی ساری تیاریاں پوری تھیں، سب کچھ جاجم خان نے خود کیا تھا، اور اپنی بیوی زانا کو لے کر وہ شہر کے سب سے بڑے ویکوینٹ ہال میں پہنچا تھا، جہاں پارٹی کی رونقیں شروع ہونے والی تھیں۔ مجھے دلہن کے پاس لے چلو، جانا نے جاجم سے کہا تو اس نے اسے برائڈل روم کی طرف اشارہ کیا۔ میں جینٹس کی طرف جا رہا ہوں، تم اپنا دھیان رکھنا اور زیادہ چلنا پھرنا مت۔ وہ اس کی ہیل پر گھورتے ہوئے بولا۔ وہ 2 مہینے پریگنینٹ تھی اور جاجم اس کا ایسا خیال رکھتا جیسے آخری مہینے میں ہو۔ جانا ترنت برائڈل روم کی طرف بڑھی، جبکہ جاجم جینس کی طرف والی سائڈ پر چلا گیا۔ سب کچھ بہت اچھے سے ارینج کیا گیا تھا۔ افوام اور انم بھی آ چکے تھے، لیکن ازلان سے ابھی تک دونوں کی ملاقات نہیں ہوئی تھی۔ افوام انم کے پاس کھڑا فضا کو اس کی گود میں لے رہا تھا، جو بار بار اس کے پاس آنے کو بے چین تھی۔ تبھی لائٹ آف ہوئی اور ایک اسپاٹ لائٹ تھی جو ازلان اور اس کے ساتھ کھڑی لڑکی پر ٹھہری۔ افوام کی نظر اٹھی تو وہ پلٹنا ہی بھول گیا۔ وہ کوئی اور نہیں، ہانیہ ہی تھی، لیکن ہانیہ ازلان کے ساتھ افوام کے ماتھے پر بل پڑ گئے۔ ہلکے میوزک کی آوازیں کانوں میں ٹکرائیں تو افوام ہوش میں آیا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہانیہ ازلان کے ساتھ؟ وہ اونچی آواز میں بڑبڑایا۔ پاس کھڑی انم نے اس کی بات سنتے ہوئے دھیان سے بھائی کے ساتھ کھڑی اس لڑکی کو دیکھا۔ وہ بہت خوبصورت تھی۔ وہ اپنے آپ کو اس لڑکی کے ساتھ کمپیئر کرنے لگی تھی۔ ایسا کیا تھا اس لڑکی میں کہ افوام اس کا دیوانہ ہو رہا تھا؟ افوام تیزی سے اسٹیج کی طرف بڑھا جہاں ازلان اور ہانیہ ایک ساتھ کھڑے تھے۔ ان کے چہرے چمک رہے تھے، سبھی ان کی جوڑی کی تعریف کر رہے تھے۔ کنگریچولیشن بھائی، اچانک تو سرپرائز دے دیا۔ اس سے پہلے کہ افوام کچھ کہتا، انم نے آگے بڑھ کر ازلان کو مبارکباد دی۔ افوام کے قدم ٹھہر سے گئے تھے۔ اپنے سامنے افوام کو دیکھتے ہی ایک پل کے لیے ہانیہ کے چہرے کا رنگ پھیکا پڑ گیا۔ چہرے پر جو چھوٹی مسکان تھی وہ پل میں غائب ہو گئی۔ افوام نے گہری نظروں سے اسے گھورا۔ کیا بات ہے افوام، تم مبارکباد نہیں دو گے؟ ازلان نے اس کی نظروں کا فوکس ہانیہ کی طرف دیکھتے ہوئے سخت لہجے میں پوچھا۔ افوام نے ہونٹ بھینچتے ہوئے اب ازلان کی طرف دیکھا اور بنا کچھ کہے واپس نیچے اتر گیا اور لمبے لمبے قدم بڑھتے وہاں سے نکل گیا۔ انم کی آنکھیں آنسوؤں سے بھیگی ہوئی تھیں۔ ازلان نے اسے اپنے سینے سے لگا کر حوصلہ دیا۔ فضا کو اس کی گود میں لیتے ہوئے وہ بہت پیار سے اس کے چہرے کو چوم رہا تھا۔ وہ ماما کی گود میں آتے ہی کھلکھلاتی تھی۔ انم ہانیہ کے قریب جاتے ہوئے اس کا ہاتھ تھام گئی۔ اس کا ہاتھ برف کی طرح ٹھنڈا تھا۔ آپ ٹھیک ہیں؟ انم کی مسکان بہت ہی پیاری تھی۔ ایک پل کو تو ہانیہ اس کی مسکان دیکھتے ہی کھو سی گئی تھی۔ شاید یہ لڑکی بھی نہیں جانتی ہوگی کہ اس کا شوہر مجھ سے، ورنہ اتنے پیار سے کبھی بات نہ کرتی۔ ہانیہ دل ہی دل میں سوچ رہی تھی، آپ کافی خوبصورت ہیں، میرے بھائی دل سے بہت اچھے ہیں، اگر انہوں نے آپ کو اپنایا ہے تو یہ رشتہ اپنی آخری سانس تک نبھائیں گے۔ انم اس کے ہلکے چہرے کو دیکھتے ہوئے نرم لہجے میں بولی۔ ہانیہ نے گہری سانس بھرتے ہوئے نظریں جھکا لیں۔ وہ دل ہی دل میں اس اچھی لڑکی سے شرمانے لگی تھی
جس کا انجانے میں وہ گھر برباد کرنے جا رہی تھی۔ وہ تو اس لڑکی سے معافی بھی نہیں مانگ پا رہی تھی، بس آنسوؤں نے آنکھوں میں اپنی جگہ بنا لی تھی۔ اس پارٹی میں عفان واپس نہیں آیا تھا۔ پارٹی کے اند میں اذلان خود اپنی بہن کو چھوڑنے آیا تھا۔ گاڑی سے اترتے ہی اس نے ایک الوداع نظر ہانیہ پر ڈالی، جو ایک بڑی شال میں لپٹی فرنٹ سیٹ پر بیٹھی تھی۔ اذلان نے انم کی گود سے سوئی فضا کو اٹھایا اور اسے لے کر قریشی ہاؤس میں داخل ہو گیا تھا۔ اللہ حافظ بھابھی، پھر ملاقات ہوگی، انم نے پیار سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ خدا حافظ، ہانیہ نے بھی پیاری سی مسکان کے ساتھ اس کی طرف دیکھا۔ وہ نیچے اتر گئی تھی۔ دونوں ہی چپ رہ کر ایک دوسرے کا مان رکھ گئی تھیں۔ کچھ ہی دیر بعد اذلان واپس لوٹ آیا اور گاڑی میں بیٹھتے ہی گاڑی کو روڈ پر ڈال دیا۔ دونوں کے بیچ گہری چپی چھائی ہوئی تھی۔ ہانیہ نے ڈرتے ڈرتے اذلان کو دیکھا، جو ایک ہاتھ سے ڈرائیونگ کر رہا تھا اور دوسرے ہاتھ سے کسی کا نمبر ڈائل کر رہا تھا۔ اس کے ماتھے پر اس سمے فکر کی لکیریں دکھ رہی تھی۔ ہانیہ نے اپنی نظریں جھکا لیں۔ ہیلو جاجم، کہاں ہو تم؟ اذلان کی آواز ہانیہ کی کانوں تک ٹکرائی تھی۔ میں گھر ہی جا رہا ہوں، راستے میں ہوں۔ جاجم بھی گاڑی چلا رہا تھا، جبکہ ساتھ میں بیٹھی جانا نیند سے اوگ رہی تھی۔ ان دنوں اسے نیند بھی بہت آنے لگی تھی۔ ٹھیک ہے، بعد میں بات ہوتی ہے۔ اذلان سمجھ گیا تھا کہ وہ بیوی کے ساتھ ہے، اس لیے زیادہ بات نہیں کی اور کال کاٹ دی۔ اب اس نے کسی اور کا نمبر ڈائل کرنا شروع کیا کہ اچانک اس کے ہاتھ سے اسٹیئرنگ چھوٹ گیا اور گاڑی ان بیلنس ہو گئی۔ اذلان، ہانیہ چلائی اور اذلان کی بازو پکڑ لیا۔ اذلان نے موبائل چھوڑ کر اسٹیئرنگ کو مضبوطی سے پکڑا اور گاڑی کو زور سے بریک لگایا۔ گاڑی ایک جھٹکے سے رکی، لیکن اذلان کی بازو پکڑنے کے باوجود اس کا سر ڈیش بورڈ سے جا ٹکرایا۔ ایک پل کے لیے ہانیہ کو لگا جیسے پوری دنیا ہی گھوم گئی ہے۔ اپنا ماتھا پکڑ کر اس نے آنکھیں کس کر مینچ لی تھی۔ اذلان نے بنا اس کی طرف دیکھے گاڑی کو ریورس لیا۔ سامنے کھائی تھی، اگر تھوڑی بھی دیر ہوتی تو دونوں سیدھے گاڑی سہت نیچے کھائی میں جا گرتے۔ بہت ہی آرام سے اس نے گاڑی ریورس کر کے روڈ پر ڈال دی۔ اس وقت اس کا دماغ بالکل شانت تھا۔ افوام گھر پر نہیں پہنچا تھا اور وہ اس کا پتہ لگانے کی کوشش میں الجھا ہوا تھا۔ انم کی آنکھوں کے آنسو اسے بے چین کر رہے تھے۔ افوام کو کہاں ڈھونڈے؟ اس نے اب موبائل اٹھایا اور اپنے خاص آدمی کو کال کیا، جسے جلدی ہی افوام کا پتہ لگانا تھا۔ پر اس سے پہلے کہ انم کا میسج آیا کہ افوام گھر آ گیا ہے، اذلان نے گہری سانس لی۔ جو بھی تھا وہ اس کا دوست تھا، جگری دوست، اس کی بہن کا شوہر، اس کی بیٹی کا باپ۔ اس کی فکر ہونا سوابھاوک تھا۔ اب وہ شانت ہو کر گاڑی گھر کی اور مڑا گیا تھا۔ ہانیہ کی آنکھوں میں آنسو جھلملا رہے تھے، لیکن وہ پوری طرح چپ رہی۔ اذلان نے گاڑی کو گیٹ کے اندر کار مورچے میں روکا، خود گاڑی سے اترتے ہوئے دوسری طرف اس کے اترنے کا انتظار کیا، لیکن جب دروازہ نہیں کھلا تو خود دوسری طرف گیا۔ غصے میں دروازہ کھولا اور جھٹکے سے ہانیہ کو نیچے اتارا۔ وہ اس کے کندھے سے جا لگی۔ اتنی وی آئی پی نہیں ہو تم کہ اذلان ہاشمی تمہارے لیے دروازہ کھول کر باہر نکالے اور پلکوں پر بٹھائے۔ اس نے اسے گھونگھٹ میں دیکھ کر غصے کو دبا کر چلایا تھا۔ اس کی کلائی کو پکڑ کر اندر گھسا۔ افوام جین نگاہوں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ اذلان کے تن بدن میں آگ لگنے کو کافی تھا۔ کمرے میں لے جا کر اسے صوفے پر پٹک دیا۔ وہ آدھے منہ صوفے پر جا گری۔ ہانیہ، اذلان ہاشمی، بھولنا مت، اب تم میرے نکاح میں ہو، اور کوئی بھی ایسی حرکت کی جو میری عزت پر چوٹ پہنچائے تو ایک سیکنڈ میں تمہاری سانسیں کھینچ لوں گا۔ بنا اسے سنبھلنے کا موقع دیے وہ جھٹپٹ کر اسے لمبے لمبے قدم بڑھتا ہوا ڈریسنگ روم میں بند ہو گیا تھا۔ ہانیہ نے اپنی شال اتاری اور ایک طرف رکھ دی۔ اس کے ماتھے پر لال نشان تھا، جس پر اسے اب بھی درد ہو رہا تھا۔ وہ آنکھوں میں آنسو لیے آئینے کے سامنے کھڑی ہوئی تھی۔ ماتھے کے ایک طرف سوجن اور لال نشان دیکھ کر وہ اسے دبانے لگی، لیکن سسک اٹھی۔ اسے اب تیز درد ہو رہا تھا،
पर कोई भी गर्म चीज उस पर नहीं रख सकती थी। तेज ठंड की वजह से दर्द बढ़ रहा था। वो पलटकर वही शॉल उठाकर उसका एक हिस्सा माथे पर रखकर दबाने लगी। कुछ देर में अजलान आसान नाइट सूट में वापस आया और उसे यूं ही सोफे पर बैठा देख गुस्सा हो गया। अपने सजे सवरे रूप से वो उसे घायल करना चाहती थी। इस बात ने अजलान को और भी तंग किया था। चेंज क्यों नहीं किया, वो उसे कलाई से पकड़कर अपनी तरफ खींचते हुए बोला। उसी पल अजलान की नजर उसके माथे पर गई, जो बेहद लाल हो रहा था। ये चोट कैसे आई? आप अपनी चोट देने से रुके तो मेरी चोट दिख जाए ना आपको। उसने भी अपना गुस्सा दबाते हुए रोंदे लहजे में कहा था। हानिया, इधर मेरी तरफ देखो। उसने उसके माथे को देखा और परेशानी से उसका रुख अपनी तरफ किया था। उसके माथे को छूते ही उसकी सिसकी निकल गई थी। उसने फर्स्ट एड बॉक्स से एंटीसेप्टिक निकालकर उसके माथे पर लगाना शुरू किया। न चाहते हुए हानिया की आंखों से आंसू बह निकले। मुझे पहले बता देती इस चोट का, अजलान ने धीमे से कहा। मुझे अब तकलीफों की आदत डाल लेनी चाहिए ना अजलान, क्योंकि आप मुझे लाए ही इसलिए है ना। हानिया ने हिचकियां लेते हुए कहा। हानिया, ऐसी बात होती तो रात को ही तुम पर जुल्मों का पहाड़ तोड़ देता, बल्कि तुमसे निकाह ही नहीं करता। उसकी बात पर हानिया ने उसे दुखी नजरों से देखा। जब मेरी बहन ने मुझे बताया कि उसका शौहर किसी की जुल्फों का आशिक हो गया है, तो जी चाहता था कि उस लड़की को जान से मार दूं, लेकिन फिर सोचा उसे जेल में डलवा दूं ताकि अफवाम को वो मिल ही ना सके। लेकिन जब ये पता चला कि वो लड़की तुम ही हो, तो दिल ने जोर से दुआ की कि वो लड़की हानिया तुम ना हो। पर कुछ दुआएं पूरी नहीं होती। तुम ही थी। कुछ बुरा तुम्हारे साथ नहीं कर सका और ना ही तुम्हें किडनैप करवा सका। हाँ, गुस्सा था मुझे, बहुत गुस्सा, लेकिन उस प्यार का क्या करता जो 3 साल से मेरे दिल में बैठा है, अब इश्क का रूप धारण कर चुका है। न जाने क्यों दिल को यकीन था कि तुमने आज भी मेरे लिए खुद को संभाल के रखा होगा। और तुम मिली भी तो किस रूप में। और फिर तुम चाहती हो कि मैं गुस्सा भी ना करूं, तुम्हें कुछ कहूं भी ना। वो उसके पास आया और माथे पर हाथ रख कर बोला। अब मुझसे आज भी प्यार? वो हैरानी से पूछ रही थी। ये मेरी बदकिस्मती है कि ये दिल मेरी नहीं सुनता और तुम्हारी तलब करता है। तुम्हें निकाह में लेने के बाद भी तुम पर किसी तरह का, काश तुम समझती। अजलान ने गहरी सांस भरते हुए अपना रुख बदला। हानिया ने अपने आंसू पोंछे। अजलान, क्या आप सब कुछ भूल कर मुझे माफ नहीं कर सकते? क्या हम अपनी जिंदगी फिर से एक नए सिरे से? ये कैसे भूल जाऊं कि तुम अफवाम से शादी कर रही थी? इस बात को चाहकर भी मैं अपने दिमाग से ये बात नहीं निकाल पा रहा। हानिया, तुम बेवफा हो गई हो। मैं बेवफा नहीं हूँ अजलान, मैं बेवफा नहीं। न कल थी न आज हूँ। इस दिल में कल भी आप थे, आज भी आप हैं। वो उसके पास गई और उसके दोनों हाथ थामते हुए बोली। मैंने आपके अलावा किसी को नहीं चाहा और आप ही तो चले गए थे मुझे छोड़कर। तुमने कहा था ना जाने को, अजलान ने होठ भींचते हुए कहा। आप इंतजार में थे कि मैं इनकार कर दूं और पलटकर खबर तक न ली कि मैं किस हाल में हूँ। एक अहंकार ही तो था मेरे पास, कैसे पूछता? अजलान ने उसके आंसू पोंछते हुए धीरे लहजे में कहा। अहंकार क्या प्यार से ज्यादा प्यारा था? वो थोड़ी और पास आकर बोली। अजलान को बहुत प्यारी लगी। तुम ज्यादा प्यारी हो, वो उसके गालों पर अंगूठा रगड़ते हुए बोला। हानिया की पलकें झुक गईं। वो फिजा को फीड कराते बिस्तर पर आई थी कि अफवाम की गाड़ी का हॉर्न सुनाई दिया था। अनम ने शुक्र अदा करते हुए उसे मैसेज किया। अफवाम अंदर आया तो वो काफी थका हुआ लग रहा था। आपकी तबीयत ठीक है ना? अनम ने उसका हाथ थामकर पूछा तो वो उसे दुखी नजरों से देखकर अपना हाथ पीछे हटा गया। तुम्हारे भाई ने अच्छा नहीं किया, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं, वो गुस्से में बोला। तो अनम अपनी जगह से उठ खड़ी हुई। मतलब अब वो लड़की उसके भाई के निकाह में थी और अफवाम अभी भी मानने को तैयार नहीं थे। ठीक है, आप जो करना चाहते हैं कर लें,
لیکن آپ کو مجھے طلاق دینا ہوگا۔ انم نے بنا ڈرے اس سے کہا کہ اگلے ہی پل افمام نے غصے سے اس کے گال پر ہاتھ رکھ دیا، لیکن ذرا بھی زور نہیں لگایا۔ انم کا دل اچھل کر گلے میں آ گیا۔ خبردار جو اپنے ہونٹوں سے پھر یہ شبد نکالے تو جان لے لوں گا تمہاری۔ وہ اسے دیوار کے ساتھ لگا کر دھیمے لہجے میں گھرایا۔ کیوں؟ آپ کا ایک عورت سے دل بھر گیا تو آپ دوسری شادی کر رہے ہیں؟ میں کیا شاپنگ کا سامان ہوں؟ آپ کی بچی کی ماں ہوں میں، لیکن آپ کا دل تو باہر کی عورت کے لیے مچل رہا ہے نا۔ مجھ میں تو آپ کچھ بچا ہی نہیں جو آپ میرے پاس۔ انم اپنی زبان کو اتنا کھولو جتنا بعد میں سہ سکو، وہ اسے گرجتے ہوئے بولا تھا۔ چھوڑو مجھے اور جاؤ یہاں سے بس۔ سمجھ لو انم مر گئی۔ وہ روتے ہوئے اسے پیچھے دھکیل گئی، اپنے سینے پر دونوں ہاتھ مارتی اور چہرہ چھپا کر بری طرح رو پڑی۔ افوان نے اسے اپنی باہوں میں بھرتے ہوئے اس کی کمر کو سہلایا۔ آج انم نے اپنے ہونے کا احساس دلایا تو وہ دل ہی دل میں خود سے شرمندہ ہوا تھا۔ کیسا انسان تھا میں، اپنی جنت جیسی دنیا کو چھوڑ کر اپنے لیے جہنم کمانے جا رہا تھا۔ اس کے ماتھے پر اپنے ہونٹوں کا اسپرش دیتے ہوئے وہ اسے اپنے سینے سے لگا گیا۔ ایک نظر سوئی ہوئی فضا کو دیکھا تو اللہ کا شکر ادا کیا کہ وہ بھٹکنے سے بچ گیا تھا۔ کیا ہوا، تم سوئی نہیں ابھی تک؟ ہانیہ کو کروٹ بدل کر اپنی طرف رخ پھیرا دیکھ کر وہ دھیرے سے پوچھنے لگا، آپ بہت اچھے انسان ہیں اذلان۔ آپ کی جگہ کوئی اور ہوتا تو شاید۔ میری جگہ کوئی اور کیسے ہو سکتا ہے ہانیہ؟ وہ اس کے پاس آیا، اس کے دونوں طرف ہاتھ رکھا تھا، اس کے چہرے پر اپنی گرم سانسیں چھوڑتا اس کا دل دھڑک گیا تھا۔ اجی، 3 سال پہلے کی طرح وہ پھر سے اسے اجی کہہ کر پکار رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں جلتے دیپک دیکھ کر اذلان نے دھیرے سے اس کا دوپٹہ اتار کر ایک طرف رکھا۔ ہانیہ، مجھے تمہاری ضرورت ہے۔ وہ اس کے ہونٹوں پر جھکتا ہوا اور اسے اپنے قریب کھینچ گیا تھا۔ ہانیہ اس کی شرٹ کو مٹھی میں دبا کر اس کے گہرے اسپرش کو محسوس کر رہی تھی۔ اذلان سب کچھ بھول کر اپنی زندگی کو ہانیہ کے ساتھ جینے کا فیصلہ کر چکا تھا۔ دوستو، آج کی یہ کہانی آپ کو کیسی لگی اپنی رائے کمنٹ باکس میں ضرور دینا۔ کہانی پسند آئی ہو تو لائک کرنا، روز ایک نئی کہانی سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا۔